नमस्कार। मैं उज्जवल सिंह उमंग आप लोगों के समक्ष जयशंकर प्रसाद के का जो कविता है आत्मकथ्य, उसको लेकर आप लोगों के समक्ष मौजूद हूँ। उसकी मूल रूप से इस कविता में हम उसकी व्याख्या करेंगे और उससे जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां हैं वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा लें ताकि हमारा आने वाला जो भी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले कुछ जानकारियां इस कविता के बारे में, उसके बाद मैं कविता का पाठ करूंगा। तत्पश्चात मैं पूरा जो व्याख्या है इस कविता का वो करने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। यह जो आत्मकथ्य है यह मूल रूप से प्रेमचंद के अनुरोध पर लिखा गया था। प्रेमचंद ने जनवरी-फरवरी 1932 में हंस पत्रिका का आत्मकथा विशेषांक निकालने का निर्णय लिया, जिसके लिए उन्होंने विभिन्न और अलग अलग जो साहित्यकार थे उस समय के, उनसे कहा कि आप अपनी रचना अपनी आत्मकथा हमें भेजें जिससे कि हम एक आत्मकथा विशेषांक निकालें। तो चूंकि जयशंकर प्रसाद के अनन्य मित्र हुआ करते थे प्रेमचंद, इसलिए प्रेमचंद के इस प्रस्ताव को जयशंकर प्रसाद ठुकरा नहीं सके। तो इस वजह से उन्होंने इस आत्मकथ्य को लिखा। इससे जुड़ी हंस पत्रिका का जो आत्मकथा विशेषांक है उससे जुड़ी कुछ और बातें मैं आप लोगों को बता दूं। इस अंक में, ये अंक जनवरी-फरवरी 1932 में प्रकाशित हुई थी और इसमें 52 लेखकों का लेख शामिल है। इसमें शुरुआत में ही जयशंकर प्रसाद का जो है आत्मकथ्य है, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रेमघन की छाया स्मृति करके लेख प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात शिवपूजन सहाय का अपनी आत्मकथा शिवपूजन सहाय न लिखकर वो मतवाला पत्रिका का आत्मकथा एक तरह से लिखे। उसका नाम मतवाला कैसे निकला नाम से वह प्रकाशित हुआ। यहाँ एक चीज आप जान लीजिए कि मतवाला के विषय में सर्वाधिक प्रमाणिक रचना यह मानी जाती है कि उस कब निकली, कहाँ से निकली। इसके लिए सबसे प्रमाणिक इसी को माना जाता है कि मतवाला कैसे निकला। इसी में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की डायरी के पृष्ठ तो जैनेन्द्र कुमार की आध्यात्मिकता का पूर्व रंग लिए हुए है। जो उसमें धीरेन्द्र वर्मा की डायरी के कुछ पृष्ठ छपे वह जैनेन्द्र कुमार के आध्यात्मिकता से के पूर्व रंग जैसे दिखते हैं। उसी में पंडित केदारनाथ पाठक का लेख आचार्य द्विवेदी जी तथा सरस्वती प्रकाशित हुआ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ केदारनाथ पाठक हैं। केदारनाथ नाम से हिंदी साहित्य में 3 लोग मशहूर हुए, पंडित केदारनाथ पाठक, डॉक्टर केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल। 3 लोग प्रसिद्ध हुए हैं हिंदी साहित्य में केदारनाथ नाम से, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज न होइएगा। ये केदारनाथ पाठक हैं जो लिखे हैं आचार्य द्विवेदी जी तथा सरस्वती। यह भी उसी आत्मकथा विशेषांक में ही छपा था। शिवरानी देवी का मेरी गिरफ्तारी इसी में छपा और अंत में प्रेमचंद जी का लेख जो छपा जीवन सार से ही मदन गोपाल जी ने प्रेमचंद की आत्मकथा लिखी और अमृतलाल नागर ने जो प्रेमचंद कलम का सिपाही नाम का लेख लिखा वह इसी जीवन सार जो रचना है प्रेमचंद जी का एक लेख है जो अंत में सरस्वती पत्रिका के इस अंक के सबसे अंत में छपता है, उसमें है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां जो थी, यह आत्मकथा विशेषांक जो हंस का 1932 में छपा उससे जुड़ी हुई थी। अब आइए मैं एक बार पूरी कविता जो
है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य, इसको पढ़ देता हूं, तत्पश्चात मैं इसकी व्याख्या शुरू करूंगा। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं, अपने व्यंग मलिन उपहास यह लोग करते ही रहते हैं, अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, अरे यह विडंबना अरे सरलते, यह विडंबना अरी सरलते, हंसी तेरी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर होने वाली, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख, मिला कहाँ वह सुख जिसका स्वप्न देख मैं जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़े कथाएं आज कहूं, छोटे से जीवन के कैसे बड़े कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता और मौन रहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता और मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। यह कविता थी। अब इसके बाद मैं इसकी व्याख्या पे आता हूं। व्याख्या के पर आने से पहले मैं एक चीज स्पष्ट करूं कि यह आत्मकथा लिख नहीं रहे हैं जयशंकर प्रसाद, यह मूल रूप से अपने मित्र को मना कैसे करें, तो मना तो कर नहीं सकते थे कि मैं नहीं लिख के भेजूंगा, क्योंकि परम मित्र थे दोनों, तो इसलिए उन्होंने मना करने के लिए यह कविता लिखी। और प्रेमचंद को यह कविता इतनी पसंद आई कि आत्मकथा नाम से इस कविता को ही, जो कि उनका मुख्य रूप से यह था कि मैं नहीं लिख सकता, इसको हंस के पहले पन्ने पे वो प्रकाशित करते हैं। कवर के बाद जो इंफॉर्मेशन होती है उसके बाद जो पहला पन्ना होता है सबसे पहले यही छपता है आत्मकथ्य नाम से। तो आप इसका महत्व जान सकते हैं कि इससे कि यह कितनी महत्वपूर्ण कृति है जयशंकर प्रसाद की। यह अपने मित्र को मना कर रहे हैं, लेकिन मना करने के में ही कितनी बड़ी बात कह लेते हैं, जीवन का कितना बड़ा दर्शन अपना यहाँ पे हम लोगों के सामने रख देते हैं। आइए अब मैं इसकी व्याख्या शुरू करता हूँ। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, इस मधुप भौरा गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मतलब कि कौन, देखो इस पूरे संसार को देखो तो कितने ही लोग इस संसार में जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। असंख्य लोग हैं इस धरती पर, असंख्य जीव हैं इस धरती पे जो आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और उनका वजूद खत्म हो जाता है।
उसी तरह मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, कौन अपनी कहानी सुनाते रहता है, कितने लोगों की कहानी दुनिया सुनती है। ठीक, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जिस तरह जंगल में कितनी असंख्य पत्तियां रोज पेड़ों से टूटकर सूखकर गिर जाती है, उसको कोई उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता, उसी तरह यह जीवन है। इस सकल ब्रह्मांड में कितने ही जीव रोजाना जन्म लेते हैं और उसके बाद अंतिम गति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उनकी सुध कोई नहीं लेता। यह इस कविता के माध्यम से वह बताना चाह रहे हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह जो ब्रह्मांड है, इस असंख्य अनंत नीलिमा में, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, जिसका गणना नहीं किया जा सकता, इतना जीवन का इतिहास रहा है इस संसार में। लेकिन यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास। अगर मैं अपनी आत्मकथा स्वयं कहूं, मैं अपने बारे में स्वयं बताऊं कि मेरे जीवन में ये रहा, ये दुख दर्द रहा, तो लोग इसका उपहास उड़ाएंगे। तो इस वजह से मैं नहीं लिख सकता। यह बताना चाह रहे हैं जयशंकर प्रसाद, यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलताओं को सबके सामने रखूं, या तुम चाहते हो कि मैं झूठ लिखूं? दोनों में से क्या तुम चाहते हो वह बताओ। अगर मैं झूठ लिखता हूं, अपने बारे में झूठ लिखता हूं, तो वह भी एक गलत काम होगा, यानी कि वह भी अपना उपहास करना होगा, वह भी अपनी हंसी उड़ानी होगी, अपनी एक दुर्बलता को दुनिया के सामने रखना होगा कि मैंने झूठ लिखा। और दूसरी बात कि अगर मैं सच लिखता हूं, तो मैं अपनी दुर्बलताओं को किस तरह से पूरे जग के सामने रख सकता हूं। मेरे अंदर उतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपनी दुर्बलताओं को सबके सामने रख सकूं। यह सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तुम जब देखोगे, जब मैं अपनी सारी दुर्बलताओं को तुम्हारे सामने बता दूं, तो तुम पाओगे कि मैं जिसको आज तक भरा पूरा समझ रहा था, खुशहाल समझ रहा था, आखिर में वह कितना दुखी है, कितना उसके जीवन में दुख है, कितनी दुर्बलताएं उसको घेरे हुए हैं, यह तुम जान जाओगे। और यह जानने के बाद तुम हमारा उपहास उड़ाओगे, ठीक, और इससे तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। ठीक, तुम सुख पाओगे, तुम मुझसे ईर्ष्या भाव करोगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, कहीं ऐसा न हो कि वह खाली करने वाले, जो गागर, हमारा गागर रूपी जो जीवन है, जीवन को यह गागर से बताते हैं कि यह जो जीवन है वह एक गागर के समान है। तो उसी तरह कि तुम सुख सुनकर सुख, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यानी ऐसा कहीं ना प्रतीत हो कि जो मेरे अंदर दुर्बलताएं हैं, जो मेरे अंदर कमियां हैं, वह तुम्हारे अंदर भी हैं, और तुम उसको सुनकर, सोचकर, जानकर तुम और दुखी हो जाओ। मैं ऐसा नहीं चाहता। यह विडंबना अरे सरलते हंसी तेरी उड़ाऊं मैं। यह पूछते हैं कि अपनी सरलता का हंसी मैं खुद उड़ाऊं, क्या तुम यही चाहते हो? भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। अब या तो अगर मैं लिखता हूं तो यह दो ही चीज संभव है, या तो अपनी दुर्बलताओं को लिखूंगा, अपनी दुर्बलताओं को लिखूंगा, या दूसरों की प्रवंचना, दूसरों का छल कपट, जो हमारे साथ जिसने दुख हमको दिया है उसके बारे में मैं लिखूंगा। तो यह भी मैं नहीं चाहता। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, किसने मेरे साथ क्या क्या किया है, किसने मेरे साथ कौन सा व्यवहार किया है, यह मैं तुमको बताऊं।
उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। मैं कैसे कहूं कि मेरा जो जीवन है, मेरा जो जीवन इतिहास है, वह कितना सुखी और खुशहाल रहा है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे मैं जाहिर करूं कि हमारा जो इतिहास रहा है, मैं अपनी जो मेरा उज्जवल पक्ष है, जो श्वेत पक्ष है, वह कैसे बतलाऊं मैं। क्यों? क्योंकि उस मधुर चांदनी रात, जिस रात मैं मिलने गया था अपने प्रियतमा से, ठीक, वह कैसे बता सकता हूं, वह मैं बता नहीं सकता। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहां वह सुख जिसका स्वप्न देख मैं जाग गया। अब यहां पे आते हैं कि एक मिलने तो गया था, यानी मैं अपने प्रियतमा यानी ईश्वर से मिलने का चाह तो रखता हूं, मिलने के लिए बेचैन तो हूं, लेकिन कहां, स्वप्न में भी मैं जब होता हूं, मिला कहां वह सुख, यानी मिलन का सुख कहां प्राप्त हो सका अपने प्रियतमा से, जब तक मैं स्वप्न देखकर जाग गया। मैं उस समय, जो जयशंकर प्रसाद बताते हैं कि मैं यानी जो मेरी आत्मा है, परमात्मा से मिलन उसकी होने ही वाली थी, तब तक इस काया को छोड़कर आत्मा जो है, आत्मा ही रह जाती है और मैं स्वप्न से जाग जाता हूं। वह परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता है, वह परमात्मा से जो नेह है वह जुड़ नहीं पाता है। तब तक जैसे ही वह जुड़ने ही वाला होता है कि उसी क्षण मेरा स्वप्न टूट जाता है और मैं अपने धरातल पे अपने आप को फिर से वहीं एक अकेला और बेचैन महसूस करता हूं। आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। मैं उससे, हमारी मिलन होने ही वाली थी, कुछ ही पलों के अंदर अब हमारी मिलन हो जाती, लेकिन वह मिलन हो नहीं पाई और हम अलग अलग हो गए। आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अरुण अरुण यानी कि सुबह का जो लालिमा युक्त सूर्य होता है वह अरुण, अरुण जिसके अरुण कपोलों की, कपोल यानी होठ, जिसके अरुण कपोलों की सुंदर मतवाली छाया में, मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो सुबह की लालिमा है, वह लालिमा, या सूर्य जो लालिमा ग्रहण किया हुआ है वह लालिमा, उसी तरह उसके कपोल, जो उसके होठ थे, वह लाल लाल थे, वह लाल लाल है, वह ऐसा प्रतीत हो रहा है। उसकी स्मृति पाथेय बनी है, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। उसकी जो स्मृति है वह हमारे मन में ऐसे बसी है जैसे किसी वृक्ष के नीचे कोई अपने पूरे रास्ते के दर्द के साथ, उसके दर्द की जो स्मृतियां हैं वह उसके मन में है और वह कहीं विश्राम कर रहा है या कहीं रुका हुआ है। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक यानी मुसाफिर, थके पथिक की पंथा की। और सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। सीवन यानी सिलाई, क्या चाहते हो कि मेरे जीवन की जो बुनावट है, जो मेरे जीवन में दुखों का बुनावट है, दुखों का एक जो गहरा जुड़ाव है, उसको उधेड़ कर उसको देखना चाहते हो। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों कर मेरी कंथा की। अब कंथा के बारे में कविता को थोड़ा सा रोक लेता हूं, यहीं पे व्याख्या को कंथा के बारे में बता देता हूं। कंथा मूल रूप से यह पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में
एक लोक कला है जिसमें महिलाएं जो होता है फटे और पुराने साड़ी धोती यानी सूती वस्त्र जो होते हैं उसका इस्तेमाल करके सोने के लिए जो बिस्तर तैयार करती हैं उसको कंथा बोलते हैं। उसमें होता यह है कि एक के ऊपर तीन चार पांच तह बिछा दिया जाता है, उसके बाद उसकी सिलाई कर दी जाती है बीच बीच से भी और किनारे से भी, ताकि वह खिसके नहीं और वह एक सुंदर सा बिछाने के काम में उपयोग होने लायक बन जाता है। तो कंथा, अब जिस तरह से कंथे की सिलाई होती है वह पूरे जो कंथे की सिलाई होती है वह एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। एक को अगर खींचा जाए तो वह पूरे को लेकर निकलता है, वह अकेला नहीं होता है, अकेले अकेले नहीं निकलता है। जितने लाइन होंगे वो अकेले अकेले ना निकल के संपूर्ण एक साथ निकलेंगे। अगर एक जगह से छोर पकड़ के खींचे तो उसका पूरा निकल जाएगा। कंथा की सिलाई ऐसे इस तरह से होती है। जिस तरह से अगर हम देखते हैं कि जो आजकल धुनिया जो वर्ग है, पता नहीं बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, बचपन में जब हम लोग थे तो गांव में अक्सर धुनिया आते थे जो रुई की धुनाई करते थे और उससे रजाई या गद्दा बनाते थे। तो वह जो धुनिया वर्ग है आज भी जब शहरों में भी जाएंगे तो जो गद्दे वाली की दुकान होगी जहां पे उसका भर के करते हैं, देखेंगे सिलाई जो उसकी होती है वह एक ही सिलाई पूरे में घूमती है और एक ही सिलाई जहां खत्म होता है वहीं से उसमें जोड़ के फिर वहीं से शुरू होता है। यह नहीं कि वहां स्टॉप कर दें फिर अगला आगे से शुरू होगा, ऐसा नहीं होता। वहीं से उसी में जोड़ देते हैं, उसी से जोड़कर वह आगे सिलाई शुरू करते हैं। तो आते हैं हम, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। मेरा जो जीवन है यह बहुत छोटा है, इस छोटे से जीवन की कैसे मैं बड़ी बड़ी बातें कैसे मैं बता सकता हूं। मेरा जो जीवन है वह इतना बड़ा नहीं हुआ है कि मैं अपनी बातें बता सकूं लोगों को। इतना बड़ा मैं नहीं हुआ हूं, इतना ज्यादा जीवन का अनुभव अभी मेरे पास नहीं है जिससे कि मैं अपने अनुभव दूसरों को बता सकूं, दूसरों तक अपने अनुभव को संप्रेषित कर सकूं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता और मौन रहूं। क्या यह अच्छा नहीं होगा, क्या यह उचित नहीं होगा कि मैं दूसरों की आत्मकथा को पढ़ लूं और दूसरों के बारे में जानूं और मैं चुपचाप बिना कोई किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी अपने ऊहापोह के, बिना किसी लेख के, बिना किसी बड़बोलेपन के मैं अपनी व्यथा को अपने तक ही सीमित रखकर क्या मैं दूसरों की सुन लूं और मैं मौन नहीं रह सकता। क्या मेरा बोलना इतना ही ज्यादा जरूरी है। क्या सुनकर क्या करो, क्या तुम भला करोगे, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। मैं अगर अपनी भोली आत्मकथा बता भी दूं जो इतनी दुखों से भरी पड़ी है, वह अगर बता भी दूं तो तुम सुनकर क्या करोगे, उससे तुमको क्या फायदा होगा, उससे लोगों का क्या कल्याण होगा, उससे लोगों के बारे में कैसे जन चेतना होगी। तो यह अभी समय नहीं है। आगे की पंक्ति में कहते हैं, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। जो मेरी मौन व्यथा है, जो मेरे मन का दुख है, वह अभी सोई हुई है। यह सोई हुई जो दर्द है, जो दर्द की अनुभूति जो हमारे सीने में सोई हुई है, दफन है, उसको मैं कुरेदना नहीं चाहता, उसको फिर से मैं जागृत नहीं करना चाहता, उसको फिर से मैं उधेड़ना नहीं चाहता, उसको फिर से मैं सामने नहीं लाना चाहता, क्योंकि उससे मुझे दुख ही होगा। और मैं नहीं चाहता कि जो दुख बहुत ही परिश्रम के बाद स्थिर हुआ है, जिसको मैं सुला पाया हूं और अभी किसी भी तरह से थोड़ा सा हंस रहा हूं, वह फिर से मैं उस स्थिति में जाना नहीं चाहता हूं। अब देखिए, जैसा कि यह आत्मकथा है, अब इसको दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो यह भी देखा जा सकता है कि चूंकि उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था, तो उसके बाद की यह रचना है, तो
कहीं ना कहीं जो प्रेमिका है वह हो सकता है कि उनकी पत्नी का जो स्मृति है वह हो, या प्रेमिका का स्मृति हो। और दूसरा, जो उनके संपूर्ण काव्य को अगर हम देखें तब समझ में आता है कि वह जो जिस दर्शन से प्रभावित है उस दर्शन के मूल में जो परमात्मा बसता है कहीं ना कहीं वहीं यहाँ पे और उनके अन्य कविताओं में भी जो प्रेमी है यानी प्रेमिका प्रेमी जो कहें जो है वह उस तरह से प्रतीत होता है। तो इसके साथ ही व्याख्या तो समाप्त होती है। अगर इससे जुड़ी कोई इससे जुड़ा कोई अगर प्रश्न हो आपके मन में तो वह आप हमसे जरूर पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिससे मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में, जिसमें मैं इस पे अन्य आलोचकों की क्या राय रही है इस कविता के बारे में। यह तो जो अभी मैंने बताया यह व्याख्या मैं अपनी समझ से किया। अन्य आलोचक जो हैं, कथाकार हैं, जो उनके समकालीन हैं और जो उनके बाद के हैं, वह इस कविता से क्या समझते हैं और इसके बारे में अपना क्या मत देते हैं वह मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तो इसलिए आप जो भी अपने सवाल होंगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको मैं अगले वीडियो में सम्मिलित करने का प्रयास करूंगा। और इसमें भी मैं यथासंभव यह प्रयास करूंगा कि आपके कमेंट का तुरंत उसी में उत्तर दिया जा सके। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जरूर और जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत